बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, इसका खुलासा होने के बाद इस पर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ा और 27.12% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। वहीं 19.65% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। अब इन आंकड़ों के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी वर्गों के विकास के लिए नीतियां बनाने की बात कह रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने देश भर में जातीय जनगणना की मांग भी रख दी है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। तो निश्चित रूप से जातिगत मतगणना होनी चाहिए और जो सरकार के संसाधन हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिन दलित हैं, जिनके पास कम संसाधन है, उन पर ये दिया जाना चाहिए। गैर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पूरे देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। पता तो चले किस जाति की कितनी संख्या है, क्योंकि देश के अंदर तमाम जो योजनाएं बन रही हैं इस देश के अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? अब भारतीय जनता पार्टी को देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं देना चाहती। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही है। राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक की बात कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता जैसी नहीं होती। जितनी आबादी उतना हक के समर्थकों को पहले इसके नतीजों को पूरी तरह समझना होगा। अंत में ये बहुसंख्यकवाद तक पहुंच जाएगा। वहीं बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जाति के आधार पर राज्य में 3 डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं। बीजेपी जातीय जनगणना के आंकड़ों को भ्रमित करने वाला बता रही है। बीजेपी नीतीश सरकार से पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर देश को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जेडीयू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दे दिया है। वो इस तरह के कामों में प्रति उनका विश्वास नहीं, उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। और बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो न्याय के साथ विकास पर 2005 से आज तक चलती रही। जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है, जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सवाल ये है कि क्या जातीय सर्वे का ये हथियार बीजेपी के हिंदुत्ववाद की काट के तौर पर चलेगा? राहुल गांधी क्या आबादी के मुताबिक जातियों के कोटे की बात कह रहे हैं और क्या कांग्रेस इससे सहमत है? बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है? लेकिन ये तय है कि बिहार में इस प्रयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए नया मुद्दा दे दिया है। तो बिहार में जातीय जनगणना या सर्वे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जाति के ऊपर बिहार सरकार की रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे जारी किया गया है। यानी ये साफ है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जाति को लेकर क्या है समीकरण, इस पर पार्टियों का क्या रुख है और इस चुनाव में इसका चुनाव पर क्या असर होगा? आज आवाज़ अड्डा में यही कुछ बड़े अहम सवाल रहने वाले हैं। आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल,
बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका सिंह, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मन तो था कि जेडीयू से मैं शुरुआत करता, सवाल पूछता, लेकिन जेडीयू नहीं तो आरजेडी सही। नवल किशोर साहब, क्यों जरूरत पड़ी इस जाति जनगणना की? नवल किशोर जी, आपसे सवाल है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ जी आपसे। अरे मैं आरजेडी में नहीं हूं भाई, ज्यादा समझ के आरजेडी मत बुझ लीजिए, हम भाजपा के हैं। कहीं आपसे तकनीकी भूल हो रही है। अच्छा जी, चलिए हम चेक करते हैं कि ये कंसेप्ट हटाना चाहिए कि यादव का मतलब आरजेडी। नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए मैं आता हूं। मैं इसके लिए फिर एकदम न्यूट्रल उस पर चला जाता हूं। अभय दुबे जी के पास सबसे पहले पहुंच जाता हूं। अभय जी ये बताएं हमें। अच्छा, अभय दुबे जी भी नहीं है, तो चलिए मैं सौरभ दुबे साहब से पूछता हूं। सौरभ दुबे साहब, अभी मैं राजनीतिक पार्टियों के पास जरा जो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उसको दूर करके जाऊं, लेकिन पहले आप बताएं, क्या आज 2023 में जातीय जनगणना का जो मायना है क्या है, वो क्यों कराई गई, क्यों हमें इसकी जरूरत है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना की जब बात हुई थी तो बिहार सरकार ने जो कोर्ट में बोला था, एफिडेविट दिया था, वो तो सर्वे के लिए दिया था और जाति का ऑप्शन उसमें ये था, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन्होंने करा करके इसमें पेश किया है तो अच्छी बात है, इस पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अब अगर ओबीसी की बात है, आज जैसे ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक समीकरण, अभी जैसे अभी यादव का नाम आया तो बोले कि आरजेडी और जदयू, इस तरह की बात हुई। और उत्तर प्रदेश में जब यादव की बात करेंगे तो समाजवादी बात होगी, समाजवादी पार्टी की बात होगी। वो बात इसलिए होगी कि जो ये पार्टियां ओबीसी के नाम पर बनी थी, इसके मुखिया तो यादव ही निकले ना। जो ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां बनी कांग्रेस से टूट करके और जब आंदोलन से निकल करके, तो ये पार्टियां ओबीसी का भला करने के लिए ही बनी थी। तो भला करने के नाम पर जो यादव परिवार का वहां पर वर्चस्व देखा गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो और चाहे वो बिहार के अंदर हो, तो इसलिए जब यादव कहते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि हाँ, इस पार्टी से होंगे। एक बात। दूसरी बात, जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन लागू होने के बाद आज वर्तमान की स्थिति तक अगर हम आंकड़ा निकालें कि जो ओबीसी समाज है उसको कितना फायदा हुआ मंडल कमीशन लागू होने के बाद, अगर नहीं हुआ तो क्या मंडल कमीशन लाने का फिर उस पर भी विचार करना चाहिए, अगर अभी तक नहीं हुआ। और अगर हुआ है ओबीसी के अंदर तो किस समाज को कितना हुआ। देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा 14% के आसपास यादव समाज आता है ओबीसी के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10% के आसपास की उनकी संख्या है, जो कि ओबीसी में मुख्यतः सबसे बड़े यादव समाज ही आता है। अब अगर हम यादवों की बात करें तो यादव समाज का क्या कितना विकास हुआ, इस पर भी सोचना पड़ेगा। बिहार के अंदर भी सोचना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सोचना पड़ेगा। अगर हम बिहार को लेकर के चलते हैं तो यादव समाज, यादव ओबीसी के अंदर विशेष वर्ग यादव, क्योंकि लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी उसके बाद मुख्यमंत्री रही, वर्तमान में तेजस्वी यादव आज डिप्टी सीएम है, जो आरजेडी पार्टी से दावा करते हैं, वो ओबीसी की बात करते हैं। अगर यादवों का विकास, एक जो यादव में भी, मैं तो बोलूंगा यादवों में भी दो चीजें आपको देखनी चाहिए कि जो यादवों में संपन्न है और जो पिछड़े हैं, उसका अंतर भी एक बार के आंकड़ों में आ सकता है। मुझे तो थोड़ा सा एक मूल ये लगता है कि हम इतना लंबा, देखिए, एक आरक्षण का सियासी फायदा है, वो तो हम सब जानते हैं। या तो फिर सीधी सी बात, इतनी बड़ी बहस की जरूरत ही नहीं कि भाई क्यों कराया, तो इसका सीधा मतलब है वोट चाहिए इसलिए कराया, जातियां अलग अलग दिखेंगी, साफ होगा। नहीं, ठीक है आपकी बात, है ना। या तो वो है, या फिर ये है कि क्या इतने साल बाद भी हमारे पास लोगों के विकास का यही तरीका है कि हम उनकी जाति ढूंढें, हम उनको जाति से आइडेंटिफाई करें और फिर कहें कि आपका विकास होगा। अच्छा, होता भी क्या आरक्षण में? आप क्या करते हैं आरक्षण लेके? सरकारी नौकरी ना, क्या उतनी सरकारी नौकरियां एग्जिस्ट करती हैं जितना आप सबको दे के कर लेंगे? मैं